नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सपने सच होते हैं। आज हम क्रिस्टोफर बेरिडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये किताब केवल कहानियों का संग्रह नहीं है। लेखक क्रिस्टोफर बेरिडी, जो दुनिया के जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना जीवन उन सलाखों के पीछे डाले गए लोगों का इंटरव्यू लेने में बिताया है जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती है। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी ताकि हम समझ सकें कि साइकोपैथी कोई फिल्मी शब्द नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। वे हमें उन कमरों के अंदर ले जाते हैं जहां दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदों ने अपने वो राज उगले हैं जो आज तक फाइलों में दबे थे। इस किताब का असली मकसद आपको डराना नहीं बल्कि उन मानव शिकारियों को पहचानने के लिए तैयार करना है जो समाज में हमारे बीच ही घुले मिले रहते हैं। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम सिर्फ ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम इस किताब के हर चैप्टर की गहराई में उतरेंगे। हम उन कमरों के अंदर झांकेंगे जहां दुनिया के सबसे बड़े दरिंदों ने अपने काले राज उगले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी जान बचा सकती है। आज हम जानेंगे कैसे कुछ लोग बिना किसी डर के हत्या कर देते हैं, कैसे कुछ चेहरे इतने मासूम होते हैं कि दुनिया उन्हें हीरो समझती है, लेकिन अंदर से वो राक्षस निकलते हैं। और वीडियो के अंत तक शायद आप किसी पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक साइकोपैथ का दिमाग कैसे काम करता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की यह जानकारी न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि शायद भविष्य में आपकी या आपके किसी करीबी की जान भी बचा सकती है, क्योंकि यह कहानी है उन लोगों की जो इंसान के चेहरे में छिपे हुए शिकारी थे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोपैथ्स की इस डरावनी दुनिया का सफर। चैप्टर 1, साइकोपैथी। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, साइकोपैथ पैदा होते हैं या बनते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन एक बात तय है, साइकोपैथ सामान्य इंसानों की तरह महसूस नहीं करते। अगर एक सामान्य इंसान किसी को दर्द में देखे तो उसके अंदर दया पैदा होती है, लेकिन साइकोपैथ उन्हें मजा आता है। उनके लिए इंसान सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज होता है। लेखक कई खतरनाक अपराधियों से मिले और उन्होंने एक बात नोटिस की, ये लोग बाहर से बेहद शांत दिखाई देते थे। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, जैसे हत्या करना उनके लिए चाय पीने जितना सामान्य हो। लेखक बताते हैं कि एक साइकोपैथ के अंदर सहानुभूति का बटन ही गायब होता है। वे रोते हुए इंसान को देखकर दुखी होने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि इस इंसान को और कैसे तोड़ा जाए। यही वजह है कि साइकोपैथ इंसानों को इंसान नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, एक ऐसा खिलौना जिसे इस्तेमाल करो, तोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाओ। लेखक ने जब इन दरिंदों की आंखों में देखा तो उन्हें वहां कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक अजीब सा खालीपन। ऐसी आंखें जिनमें ना दर्द था, ना इंसानियत, ना डर, सिर्फ एक ठंडी खामोशी। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, उनकी आंखें किसी इंसान जैसी नहीं लगती थीं, बल्कि ऐसी लगती थीं जैसे अंदर सब कुछ मर चुका हो, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। लेखक इन लोगों को इमोशनल पैरासाइट्स कहते हैं, यानी भावनात्मक परजीवी। वे आपकी खुशियां सोख लेते हैं, आपके डर का फायदा उठाते हैं, आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से खोखला कर देते हैं। सबसे डरावनी बात, आपको लंबे समय तक एहसास भी नहीं होता कि आप किसी शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। साइकोपैथ हमेशा गुस्सैल या पागल नहीं दिखते। कई बार वे बेहद आकर्षक होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, लोग उन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वे जानते हैं कि कब मुस्कुराना है, कब दुखी होने का नाटक करना है, कब आंसू बहाने हैं और कब सामने वाले को इमोशनली ट्रैप करना है। लेकिन याद रखिए, उनका हर आंसू, हर मुस्कान, हर प्यार भरा शब्द एक सोची समझी चाल हो सकता है। वे झूठ बोलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, भावनाओं से खेलते हैं और सबसे खतरनाक बात, वे इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। धीरे धीरे वे किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ देते हैं, उसकी मेंटल पीस खत्म कर देते हैं, उसे इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे बिना पछतावे के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे आपकी बर्बादी पर भी वैसे ही शांत रहते हैं जैसे कोई पत्थर। लेखक बताते हैं कि कई साइकोपैथ इतने डेंजरस होते हैं कि वे जेल में भी लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कुछ पुलिस को धोखा देते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट्स को और कुछ पूरी दुनिया को। अब जरा सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो लोगों का इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है लेकिन फिर भी हमेशा खुद को सही साबित कर देता है, जिसके पास हर गलत काम के लिए एक बहाना तैयार होता है, जो सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीछे से लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है? क्या पता आपने भी कभी किसी साइकोपैथ पर भरोसा किया हो और शायद आपको आज तक एहसास भी ना हुआ हो। अध्याय 2, बर्बरता और जंगली मानसिकता। लेखक क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक आदिम जंगली पक्ष छिपा होता है, एक ऐसा हिस्सा जो गुस्से, हिंसा और विनाश से भरा हुआ है। इसे हम पशु वृत्ति कहते हैं। सभ्यता ने हमें कपड़े पहनना सिखाया, नियम सिखाए, कानून दिए ताकि हम अपने अंदर छिपे उस जानवर को काबू में रख सकें। लेकिन कुछ लोगों के अंदर का वह दरिंदा कभी खत्म नहीं हुआ, वह बस सही मौके का इंतजार करता रहा। लेखक जब जेलों में बंद इन खतरनाक अपराधियों से मिले तो उन्होंने एक बेहद डरावना पैटर्न
पैटर्न नोटिस किया। कई अपराधी बचपन से ही हिंसा के भूखे थे। कुछ बेजुबान जानवरों को तड़पाते थे, कुछ आग लगाकर मजा लेते थे और कुछ दूसरों को डरा कर एक अजीब सा सुकून महसूस करते थे। मनोविज्ञान में इसे मैकडोनाल्ड ट्राइड कहा जाता है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह भविष्य के वायलेंट बिहेवियर का शुरुआती संकेत हो सकता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे किसी जानवर की चीख सुनकर दुख नहीं बल्कि खुशी महसूस हो। ये सामान्य बात नहीं है। लेखक कहते हैं इन लोगों के लिए दर्द देखना कोई बुरी चीज नहीं बल्कि एक नशा होता है। धीरे धीरे ये नशा बढ़ता जाता है। पहले वे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर लोगों को मेंटली टॉर्चर करते हैं और कई मामलों में आगे चलकर वही हिंसा खतरनाक अपराधों में बदल जाती है। सबसे डरावनी बात, हर सीरियल किलर शुरुआत में आपके और मेरे जैसा ही सामान्य दिखाई देता है। वह सुबह ऑफिस जाता है, शाम को सब्जी खरीदता है, पड़ोसियों को देखकर मुस्कुराता है और शायद अपने बच्चों के साथ खेलता भी है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरा एक कैंसर की तरह बढ़ता रहता है। एक ऐसा अंधेरा जो बाहर से दिखाई नहीं देता। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह इंसानियत की हद पार कर देता है। वह दूसरों को इंसान समझना बंद कर देता है। उसके लिए लोग सिर्फ मांस का टुकड़ा बन जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अध्याय 3, शुरुआत। कैसे जन्म लेता है एक राक्षस। कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपराधी पैदा नहीं होता, लेकिन क्रिस्टोफर बेरिडी की यह रिसर्च कुछ और ही इशारा करती है। लेखक कहते हैं हर राक्षस की एक शुरुआत होती है और यही शुरुआत सबसे ज्यादा डरावनी होती है। लेखक ने जेल की काल कोठरियों में बंद उन दरिंदों के बचपन की परतों को उधेड़ा और एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। इन अपराधियों का बचपन किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कई अपराधी बचपन में ऐसी हिंसा का शिकार हुए थे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कईयों ने कभी माँ की ममता महसूस नहीं की, कईयों को पिता का प्यार नहीं मिला, कुछ को रोज मारा गया, अपमानित किया गया, डराया गया। उनके बचपन में खिलौने नहीं थे, सिर्फ डर था, प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। लेकिन यही लेखक एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या बुरा बचपन ही अपराधी बनाता है? जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग दर्द सहते हैं, टूटे हुए परिवारों में पलते हैं, अपमान झेलते हैं, लेकिन हर कोई कातिल नहीं बनता। कुछ लोग दर्द से मजबूत बनते हैं, वे दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइकोपैथ वे उस दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। उनके अंदर धीरे धीरे नफरत जमा होने लगती है, एक ऐसा गुस्सा जो बाहर से दिखाई नहीं देता। लेखक बताते हैं कि कई साइकोपैथ बचपन से ही झूठ बोलने में माहिर थे, इतने माहिर कि वे अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, यहाँ तक कि दोस्तों को भी अपनी उंगलियों पर नचाते थे। वे जल्दी समझ गए थे कि लोगों की इमोशंस के साथ खेलना कैसे है, कब मासूम बनना है, कब रोना है, कब सिंपैथी लेनी है और कब सामने वाले को इमोशनली ट्रैप करना है। यानी वे एम्पैथी महसूस नहीं करते थे, लेकिन उसका नाटक करना सीख चुके थे और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है। धीरे धीरे उन्हें एक चीज का नशा होने लगा, पावर का नशा। उन्हें मजा आने लगा जब उनकी वजह से कोई दूसरा बच्चा रोता था, जब कोई उनसे डरता था, जब कोई हेल्पलेस महसूस करता था। कुछ अपराधियों ने बचपन में जानवरों को तड़पाया, कुछ ने छोटे बच्चों को डराया, कुछ दूसरों की तकलीफ देखकर हंसते थे और यही छोटे छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे उनके दिमाग की वायरिंग बदलने लगे। लेखक कहते हैं डर उनके लिए किसी ड्रग की तरह बन गया था। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा एक्साइटमेंट। फिर जैसे जैसे वे बड़े हुए ये नशा और गहरा होता गया। मासूम शरारतें खतरनाक हिंसा में बदल गईं, झूठ मैनिपुलेशन में बदल गया और मैनिपुलेशन क्राइम में। धीरे धीरे उनके लिए दुनिया एक चेस बोर्ड बन गई जहां लोग सिर्फ मोहरे थे। उन्हें किसी की फीलिंग्स से मतलब नहीं था, उन्हें बस कंट्रोल चाहिए था, पावर चाहिए थी। लेखक बताते हैं कि कई साइकोपैथ लोगों को मेंटली ब्रेक करने में आनंद महसूस करते थे। उन्हें अच्छा लगता था जब सामने वाला डर जाए, रोने लगे या खुद को कमजोर महसूस करे। यानी उनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती थी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो बाहर से सामान्य दिखता है, स्कूल जाता है, हंसता है, दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फ्यूचर मॉन्स्टर तैयार हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, शायद वह बच्चा आपके बगल वाली सीट पर बैठा हो सकता है। सपने सच होते हैं को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब कहानी पहुंचने वाली है उन रियल केसेस तक जिन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह को हिलाकर रख दिया। क्या आप तैयार हैं उस गोल्डन बॉय की कहानी सुनने के लिए जिसकी चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक गहरा काला साया छिपा था? चैप्टर 4, ऑस्कर पिस्टोरियस, ब्लेड रनर का गिरता हुआ मुखौटा। यह अध्याय किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह शुरू होता है। क्रिस्टोफर बेरिडी हमें 14 फरवरी 2013 की उस काली रात में ले जाते हैं जिसे दुनिया वैलेंटाइंस डे के रूप में मना रही थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर के एक आलीशान बंगले के अंदर प्यार नहीं, मौत का खेल खेला जा रहा था। ऑस्कर पिस्टोरियस कोई साधारण इंसान नहीं था, वह ब्लेड रनर था, एक ऐसा एथलीट जिसके पैर नहीं थे लेकिन जिसने दुनिया के सबसे तेज धावकों
तरीकों के साथ दौड़कर इतिहास बना दिया था। लोग उसे इंस्पिरेशन कहते थे, हिम्मत की मिसाल कहते थे। पूरी दुनिया उसकी कहानी से इमोशनल हो जाती थी। लेकिन क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, कई बार सबसे चमकदार चेहरे सबसे गहरे अंधेरे को छिपाए हुए होते हैं। लेखक बताते हैं कि पिस्टोरियस के पास वह सब कुछ था जो एक साइकोपैथ को खुद को छिपाने के लिए चाहिए। नाम, शोहरत, पैसा और एक ऐसी कहानी जिससे पूरी दुनिया इमोशनली कनेक्ट कर सके। लेकिन फिर आई वह रात जिसने उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। वह खौफनाक रात, गलती या साजिश? क्रिस्टोफर बेरिडी बताते हैं कि उस रात ऑस्कर और उसकी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसे ऑस्कर ने कभी पूरी तरह कबूल नहीं किया। घर के अंदर बहस हुई थी, तनाव बढ़ चुका था और फिर रीवा खुद को बचाने के लिए बाथरूम में भागती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है। कल्पना कीजिए उस पल को, एक बंद बाथरूम, बाहर गुस्से से भरा इंसान और अंदर डर से कांपती हुई एक महिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऑस्कर अपनी 9 मिलीमीटर पिस्टल उठाता है और बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई बातचीत नहीं हुई, बस सन्नाटे को चीरती हुई 4 गोलियां चली। ठा 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 ठा। कुछ सेकंड में सब खत्म हो चुका था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो मंजर बेहद खौफनाक था। रीवा के सिर, हाथ और कूल्हे पर गोलियां लगी थीं। कमरे में चीखों की गूंज खत्म हो चुकी थी। लेकिन सवाल अभी जिंदा थे। ऑस्कर का दावा था कि उसे लगा बाथरूम में कोई इंट्रूडर छिपा हुआ है। उसने कहा कि वह डर गया था। लेकिन लेखक जब इस केस के एविडेंस को एनालाइज करते हैं तो उन्हें कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, यह सिर्फ डर की प्रतिक्रिया नहीं लगती, यह गुस्से, कंट्रोल और पॉसेसिवनेस की कहानी लगती है। कोर्ट में ऑस्कर रोता था, उपकाई लेने लगता था, ऐसा दिखाता था जैसे उसे खुद यकीन ना हो कि उसने क्या कर दिया। दुनिया के कई लोग उस पर तरस खाने लगे। लेकिन बेरिडी कहते हैं, यह एक साइकोपैथ का क्लासिक परफॉर्मेंस था। वह सिंपैथी जीतना चाहता था ताकि उसकी दरिंदगी पर किसी का ध्यान न जाए। लेखक बताते हैं कि ऑस्कर असल में एक कंट्रोल फ्रीक था। वह रीवा के मैसेजेस चेक करता था, उसकी एक्टिविटीज ट्रैक करता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था और शायद उस रात रीवा ने उसे छोड़ने की बात कही थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया के सामने हीरो बना हुआ हो लेकिन अंदर से इतना इनसिक्योर हो कि रिजेक्शन सहन न कर पाए। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, साइकोपैथ के लिए हार सबसे बड़ा अपमान होती है। वे कंट्रोल खोना बर्दाश्त नहीं कर पाते और जब कोई उनसे दूर जाने की कोशिश करता है तो उनका अंधेरा चेहरा बाहर आने लगता है। दुनिया जिसे इंस्पिरेशन समझ रही थी, असल में वह एक असुरक्षित, गुस्सैल और हिंसक शिकारी बन चुका था। सोचिए उस पल ऑस्कर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं रहोगी। और शायद यही सोच एक हीरो को विलन बना गई। अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी की तरफ जिसने कत्ल करने के बाद लाश के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मिले मेलानी मैकग्वायर से, दुनिया जिसे कहती है द आइस क्वीन। अध्याय 5, मेलानी मैकग्वायर। अगर ऑस्कर पिस्टोरियस का केस गुस्से, अहंकार और टूटते हुए ईगो की कहानी था तो मेलानी मैकग्वायर की कहानी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग की मिसाल है। क्रिस्टोफर बेरिडी बताते हैं कि मेलानी एक नर्स थी, एक ऐसा पेशा जहाँ लोग दूसरों की जान बचाने की कसम खाते हैं। लेकिन मेलानी ने उसी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल जान लेने के लिए किया और यही बात इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। वह रहस्यमयी सूटकेस मई 2004 अमेरिका के वर्जीनिया कोस्ट पर कुछ मछुआरों को समुद्र किनारे 3 गहरे नीले रंग के सूटकेसेस दिखाई दिए। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई सामान बहकर आया है, लेकिन जब उन्होंने उन सूटकेसेस को खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन सूटकेसेस के अंदर एक इंसान के शरीर के टुकड़े थे और वह इंसान था विलियम मैकग्वायर, मेलानी का अपना पति। पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही सवाल था, कौन इतना बेरहम हो सकता है? लेकिन असली शौक तब लगा जब जांच की सुई उसकी पत्नी मेलानी की तरफ घूमी। एक शांत दिखने वाली नर्स, एक माँ, एक सामान्य महिला, लेकिन उसके पीछे छिपा सच किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था, कत्ल या सर्जरी। क्रिस्टोफर बेरिडी इस केस की भयावहता को डिटेल में समझाते हैं। वे बताते हैं कि शरीर को जिस सफाई से काटा गया था वह किसी एम्योरर का काम नहीं था। ये बेहद कैलकुलेटेड था, ठंडे दिमाग से किया गया था। मेलानी ने अपने पति को पहले स्लीपिंग ड्रग्स दी और जब वह पूरी तरह कमजोर हो गया तब उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। लेखक कहते हैं ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये ऑलमोस्ट एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह था। इतनी प्रिसिजन, इतनी प्लानिंग, इतना इमोशनल कोल्डनेस, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं एक साइकोपैथ के लिए हत्या सिर्फ एक टास्क होती है जिसे उसे परफेक्शन के साथ पूरा करना होता है। उनके अंदर न पैनिक होता है, न गिल्ट, न पछतावा, बस एक लक्ष्य होता है और उसे पूरा करने की ठंडी प्लानिंग। द आइस क्वीन क्यों? जब अदालत में एविडेंस पेश किए जा रहे थे तब हर कोई मेलानी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह टूट जाएगी, रोएगी, घबराएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था, ना कोई आंसू, ना कोई डर, ना कोई पछतावा, बस एक ठंडी खामोशी। इसीलिए मीडिया ने उसे नाम दिया
द आइस क्वीन, बर्फ जैसी ठंडी रानी। और उसकी चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद उसने अपने पति के फोन से खुद को मैसेजेस भेजे ताकि पुलिस को लगे कि विलियम घर छोड़कर चला गया है। सोचिए, कत्ल करने के बाद भी इतनी शांति से कहानी क्रिएट करना, ये किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं। यह एक ऐसे दिमाग का काम था जो इमोशंस से पूरी तरह खाली हो चुका था। क्रिस्टोफर बेरिडी यहाँ एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। साइकोपैथ डेंजरस इसलिए नहीं होते क्योंकि वे हिंसक हैं, वे डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वे सामान्य होने का नाटक करने में उस्ताद होते हैं। मेलानी एक नर्स थी, एक माँ थी, एक पड़ोसी थी। लोग उसे देखकर शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उसके अंदर एक कोल्ड ब्लडेड किलर छिपा हुआ है। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि असली मॉन्स्टर्स हमेशा डरावने चेहरे लेकर नहीं आते। कई बार वे मुस्कुराते हैं, आपसे प्यार की बातें करते हैं और फिर आपकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक नर्स जो दिन भर लोगों की सेवा करती थी, वही रात को अपने ही पति के शरीर के टुकड़े कर रही थी। क्या आप अब भी अपने आसपास के लोगों पर उतना ही भरोसा करते हैं? अगर आपको लगता है कि मेलानी सबसे शातिर थी, तो अब जो कहानी आने वाली है वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगले अध्याय में लेखक मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने पुलिस, साइकोलॉजिस्ट्स और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए दोहरी शख्सियत का ऐसा नाटक किया कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक चकरा गए। अध्याय 6, केनेथ बियांची, द हिलसाइड स्ट्रैंगलर। ये केस इतिहास के सबसे चर्चित क्रिमिनल केसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हत्या नहीं हुई थी, यहाँ एक इंसान ने कानून, विज्ञान और पूरी साइकोलॉजी को चैलेंज कर दिया था। क्रिस्टोफर बेरिडी बताते हैं कि केनेथ बियांची सिर्फ एक किलर नहीं था, वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था, एक ऐसा इंसान जो झूठ को सच की तरह बेच सकता था। और सबसे डरावनी बात, लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे। 1970 का दशक, लॉस एंजल्स की पहाड़ियों में एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगी। पूरा शहर डर के साए में जी रहा था। रात होते ही सन्नाटा छा जाता। महिलाएं अकेले बाहर निकलने से डरने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शिकारी घूम रहा था जो अपने विक्टिम्स को तड़पाकर मारता था। मीडिया ने उसे नाम दिया द हिलसाइड स्ट्रैंगलर। हर क्राइम सीन के बाद पुलिस और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती, लेकिन आखिरकार जांच की सुई केनेथ बियांची तक पहुंच गई और यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा, क्योंकि पकड़े जाने के बाद केनेथ ने ऐसा खेल खेला जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दोहरी शख्सियत का नाटक। केनेथ ने दावा किया कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसने कहा, मैं केनेथ तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर स्टीव नाम का एक दूसरा इंसान रहता है और वही ये सारे कत्ल करता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो अदालत में बैठकर यह कह रहा हो कि असली किलर वह नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा दूसरा इंसान है। शुरुआत में कई लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स को लगा शायद वह सच बोल रहा है, और यही चीज केनेथ को इतना डेंजरस बनाती थी। वह लोगों के दिमाग के साथ खेलना जानता था। क्रिस्टोफर बेरिडी इस अध्याय में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बेहद फैसिनेटिंग वर्णन करते हैं। बड़े बड़े हाइप्नोटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और डॉक्टर्स केनेथ की बातों में आने लगे थे। जब उसे हिप्नोटाइज किया गया तो वह अपनी आवाज बदल लेता था, अपने एक्सप्रेशंस बदल लेता था और फिर स्टीव बनकर बात करने लगता था। कमरे में बैठे लोग हैरान रह जाते। कुछ एक्सपर्ट्स को सच में लगने लगा था कि उसके अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन फिर एक इन्वेस्टिगेटर ने उसकी कहानी में छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शंस नोटिस करने शुरू किए और धीरे धीरे उसके झूठ का महल टूटने लगा। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, एक साइकोपैथ झूठ बोलने में इतना माहिर होता है कि वह खुद को भी उस झूठ का हिस्सा बना लेता है। केनेथ ने मेडिकल बुक्स पढ़ी थी, मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स याद किए थे ताकि वह कोर्ट को मैनिपुलेट कर सके और अपनी सजा से बच जाए। सोचिए, एक इंसान इतनी प्लानिंग के साथ पागलपन का नाटक कर रहा था और दुनिया उसके अभिनय पर यकीन करने लगी थी। यही साइकोपैथ की सबसे डेंजरस क्वालिटी होती है। वे सिर्फ लोगों से झूठ नहीं बोलते, वे लोगों की रियलिटी बदलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक्सपर्ट्स ने साबित कर दिया कि स्टीव नाम की कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं थी। वह सिर्फ केनेथ का बनाया हुआ एक मुखौटा था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे उसने अपनी क्राइम्स छिपाने के लिए क्रिएट किया था। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, साइकोपैथ्स में पैथोलॉजिकल लाइंग की कला होती है। वे झूठ का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं कि कई बार सच बहुत छोटा लगने लगता है। और यही वजह है कि वे इतने डेंजरस होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ हत्या नहीं करते, वे लोगों के दिमाग को भी हाईजैक कर लेते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई किलर आपके सामने अपनी पहचान बदल ले और आप उस पर यकीन कर लें, तो क्या आप कभी सच पहचान पाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इतना बड़ा नाटक कर सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। केनेथ का यह दिमागी खेल बस एक ट्रेलर था, क्योंकि अगले अध्याय में लेखक मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसका कबूलनामा इतना घिनौना था, इतना डिस्टर्बिंग था कि खुद क्रिस्टोफर बेरिडी को भी वहां से उठकर जाने का मन होने लगा। अध्याय 7, आर्थर शॉक्रॉस, दरिंदगी का असली चेहरा। जब लेखक क्रिस्टोफर बेरिडी जेल में आर्थर शॉक्रॉस से मिले तो पहली नजर में उन्हें कोई खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। उनके सामने एक बूढ़ा, साधारण सा दिखने वाला आदमी बैठा था। धीमी आवाज, शांत चेहरा, सामान्य हाव भाव। लेकिन जैसे ही आर्थर ने बोलना
शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे अचानक तापमान गिर गया हो, क्योंकि उसके शब्द हत्या के बारे में नहीं थे, वे शिकार के बारे में थे। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती थी। वह खौफनाक वारदात, आर्थर शॉक्रॉस का शिकार करने का तरीका बेहद घिनौना और ठंडे दिमाग से भरा हुआ था। वह न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर इलाके में जेनेसी रिवर के किनारे अपने विक्टिम्स तलाशता था। अब जरा इमेजिन कीजिए, सुनसान नदी का किनारा, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ अंधेरा और एक गाड़ी जो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही है। उस गाड़ी के अंदर बैठा है आर्थर शॉक्रॉस। वह उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो समाज के हाशिए पर जी रही थीं। वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता, मीठी बातें करता, खुद को भरोसेमंद दिखाता। लेकिन जैसे ही शहर की रोशनी पीछे छूटती, उसका असली चेहरा बाहर आने लगता। लेखक बताते हैं आर्थर सिर्फ हत्या नहीं करता था, वह अपने विक्टिम्स की तड़प को एंजॉय करता था। वह गला सिर्फ मारने के लिए नहीं घोंटता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सामने वाले का डर, उसकी सांस टूटना, उसकी बेबसी देखकर आनंद मिलता था। और यहीं यह केस साधारण मर्डर से कहीं ज्यादा भयानक बन जाता है। क्रिस्टोफर बेरिडी बताते हैं कि आर्थर ने लाशों के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनना भी मुश्किल है। उसके क्राइम्स में विकृत सेक्सुअल वायलेंस और कैनिबलिज्म जैसी भयावह बातें शामिल थीं। वह शरीर के अंगों को काटता था, उनके साथ खेलता था, क्योंकि उसके लिए इंसान सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था। कोई इमोशन नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं, सिर्फ शिकार। शॉक्रॉस का ठंडा कबूलनामा जब आर्थर ने लेखक के सामने अपने क्राइम्स कबूल किए, तो सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, न डर, न गिल्ट, न शर्म। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई इंसान अपनी पुरानी यादें सुना रहा हो। उसने बताया कि कई बार हत्या करने के बाद वह आराम से खाना खाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर खुद लेखक अंदर तक हिल गए। कत्ल करना तो बस शुरुआत थी, असली मजा तब आता था जब मैं उनके शरीर को टुकड़ों में बदलता था। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वे मेरे लिए इंसान थे ही नहीं, वे बस मेरे खिलौने थे। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो दूसरे इंसानों को खिलौने समझता हो, क्या वह सच में इंसान कहलाने लायक है? लेखक ने एक और डिस्टर्बिंग चीज नोटिस की। जब आर्थर अपने बचपन की बातें करता था तो रोने का नाटक करता था, लेकिन जैसे ही बात उसके क्राइम्स पर आती, उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हो जाती। यानी वह इमोशंस महसूस नहीं कर रहा था, वह सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा था। यह एक साइकोपैथ का क्लासिक इमोशनल मैनिपुलेशन था। कानून की सबसे बड़ी गलती आर्थर शॉक्रॉस का केस इसलिए भी टेरिफाइंग है क्योंकि वह पहले भी 2 बच्चों की हत्या के जुर्म में जेल जा चुका था, लेकिन अथॉरिटीज को लगा कि वह सुधर गया है। उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया और फिर बाहर आते ही उसने दोबारा शिकार शुरू कर दिया। इस बार 11 और महिलाओं की जान चली गई। सोचिए, अगर उसे पहले ही ना छोड़ा गया होता तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। और यहीं लेखक एक चिलिंग वार्निंग देते हैं, एक साइकोपैथ कभी सुधरता नहीं, वह बस इंतजार करना सीख जाता है। यह लाइन पूरी किताब की सबसे डरावनी लाइंस में से एक है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ लोग बदलते नहीं, वे सिर्फ अपने असली चेहरे को छिपाना सीख जाते हैं। अध्याय 8, क्या आप इन्हें पहचान सकते थे? क्रिस्टोफर बेरिडी ने इन सभी दरिंदों से मिलने के बाद कुछ ऐसे डेंजरस रेड फ्लैग्स बताए जो लगभग हर साइकोपैथ के बिहेवियर में दिखाई देते हैं। अगर आप गौर करें तो शायद आप भी उन्हें पहचान सकते थे। 1, जरूरत से ज्यादा आकर्षण। साइकोपैथ अक्सर जरूरत से ज्यादा चार्मिंग होते हैं। उनकी बातें इतनी परफेक्ट होती हैं कि वे ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड लगती हैं। वे आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वे लोगों को स्पेशल फील कराते हैं ताकि वे इमोशनली कमजोर हो जाएं। 2, कहानियों में झूठ और विरोधाभास। साइकोपैथ अक्सर अपनी तारीफ में बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। वे खुद को हीरो दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से एनालाइज करें तो धीरे धीरे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देने लगते हैं। एक कहानी दूसरी से मैच नहीं करेगी। क्रिस्टोफर बेरिडी कहते हैं, सच को याद रखना आसान होता है, लेकिन झूठ एक समय बाद टूटने लगता है। 3, ठंडी आंखें और नकली इमोशंस। लेखक कहते हैं, साइकोपैथ की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। वे रोने का नाटक कर सकते हैं, दुखी होने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उनकी आंखों में सैडनेस नहीं, कैलकुलेशन होती है। वे यह देख रहे होते हैं कि सामने वाला उन पर विश्वास कर रहा है या नहीं। यानी उनके इमोशंस असली नहीं होते, वे सिर्फ परफॉर्मेंस होते हैं। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है। अंतिम चेतावनी दोस्तों कि शैतान सींगों के साथ नहीं आता। कई बार वह एक कंप्यूटर, एक मुस्कान और स्वीट वर्ड्स के पीछे छिपा होता है। लेकिन क्रिस्टोफर बेरिडी एक और डरावनी बात कहते हैं, साइकोपैथ कभी अकेले नहीं होते, वे समाज के बीच रहते हैं, हमारे आसपास, हमारे ऑफिसेज में, हमारे रिश्तों में, और कई बार हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानियां नहीं सुनी, आपने इंसानी दिमाग के उस अंधेरे को देखा है जहां इंसान रहना बंद कर देता है। क्रिस्टोफर बेरिडी ने इन साइकोपैथ से बात करके दुनिया को एक वार्निंग दी थी कि असली राक्षस जंगलों में नहीं रहते, वे हमारे बीच रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं,
दोस्ती करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं और फिर धीरे धीरे किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आज की सबसे डरावनी बात क्या थी जानते हैं? इनमें से कोई भी देखने में राक्षस नहीं लगता था। कोई एथलीट था, कोई नर्स, कोई बिजनेसमैन, कोई जेंटलमैन, लेकिन अंदर से वे मौत से भी ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगे, जरूरत से ज्यादा चार्मिंग लगे या आपकी इमोशंस के साथ खेलता हुआ महसूस हो, तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचिएगा, क्योंकि कई बार शैतान का सबसे खतरनाक रूप इंसान का चेहरा ही होता है। अगर आज की यह वीडियो आपको अंदर तक हिला गई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी डेंजरस और माइंड ब्लोइंग समरीज लाने की ताकत देता है। कमेंट में अपने थॉट्स जरूर रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि सपने सच होते हैं पर ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, रियल क्राइम और शॉकिंग रियलिटी वाली डॉक्यूमेंट्रीज और बुक समरीज लगातार आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इंसानी दिमाग के एक और ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे जानकर शायद आपकी नींद उड़ जाए। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर खामोश इंसान मासूम नहीं होता। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहिए और लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि सबसे खतरनाक शिकारी इंसानों के बीच ही छिपे होते हैं। जय हिंद।